सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लायंस फॉर लैम्स के बारे में। ये कहानी है दो सिपाहियों की जो एक मिशन के दौरान अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। जब उन्हें निकालने की बारी आती है तब सबको पता लगता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा षड्यंत्र चल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम टीवी पर एक खबर देखते हैं कि 8 अमेरिकी सिपाहियों की मौत हो गई है इराक में। वो जब रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें पता नहीं था कि रोड के बगल में ही बम है और उसी बम के कारण उनकी मृत्यु हुई है। फिर एक और रिपोर्ट में पता लगता है कि 4 और सिपाहियों की मौत हुई है, वो भी बगदाद में, और एक के बाद एक ऐसी ही मौतें हो रही है। 2003 में जब से वॉर की शुरुआत हुई है इराक में, तब से एक के बाद एक अमेरिकी सिपाही मरते जा रहे हैं और कोई भी इनकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहा। मगर एक रिपोर्टर है जो सारी चीजों को सामने लाना चाहता है। जैसे जैसे ये चीजें टीवी पे आती हैं, तनाव का माहौल बढ़ने लगता है। सब इस चीज को छुपाने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में हमारे सामने वॉशिंगटन का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है जेनिन रॉथ। अभी वो इंटरव्यू लेने आई है सेनेटर का जिसका नाम है जैस्पर इरविन। जैस्पर भी बड़े अच्छे से स्वागत करता है जेनिन का। जेनिन पूरे ऑफिस को देखने के बाद कहती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, आपसे मैं अकेले नहीं मिल पाऊंगी। तब जैस्पर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरा पूरा अटेंशन है, इसीलिए मैंने बाकी लोगों को हटा दिया ताकि तुम खुल करके सवाल पूछ सको। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं बेझिझक मुझसे पूछो, मैं सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा। तब जेनिन मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे वॉर के बारे में जानना है। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस चीज के बारे में कोई भी जवाब नहीं दे सकता। जब भी बात वॉर की आती है तो बहुत ही काट पीट के चीजों को सामने लाया जाता है। जनता तक पूरी सच्चाई कभी भी नहीं पहुंचती। इसी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक जितनी भी वॉर हुए हैं उनमें हमारा कितना नुकसान हुआ है और हमारे कितने लोग मारे गए हैं, और मारे गए हैं तो कैसे और क्यों। जैस्पर सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें समझ गया। तुमने हमेशा शायद एक तरीके की स्टोरीज को पब्लिश किया है और एक ही तरीके की रिपोर्टिंग करती रही हो। अब तुम्हें चीजें अलग तरीके से करना है। अलग तरीके की सच्चाइयों को तुम सामने लेकर के आना चाहती हो ताकि ये लिख सको कि तुम अब सच्ची घटनाओं को कवर कर रही हो। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तब जेनिन कहती है कि हाँ, अब मुझे रियल स्टोरीज लानी है दुनिया के सामने। तब वो कहता है कि आखिर तुम्हें स्पेसिफिक किस चीज के बारे में जानना है। तब वो अफगानिस्तान का जिक्र करती है क्योंकि अभी भी कुछ सिपाही हैं जो अफगानिस्तान में है। जैस्पर बताना शुरू करता है कि अफगानिस्तान के लिए हमने बहुत ही अलग स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसी स्ट्रेटेजी जिस पर हमने पहले कभी भी काम नहीं किया था। जेनिन कहती है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं, आखिर इस स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप साबित क्या करना चाहते हैं। तब जैस्पर कहता है कि ये लड़ाई बहुत ही अलग है। इस बार हम अफगानिस्तान में सिर्फ लड़ाई को नहीं जीतना चाहते, हम लोगों का दिल भी जीतना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका के लोग हो या फिर अफगानिस्तान के लोग। हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते और इस बात को सबके सामने लाना चाहते हैं कि आखिर असली मुद्दा क्या है। हम हमेशा ही लोगों की भलाई चाहते हैं। हमारी कुछ और भी स्ट्रेटेजी है जिन्हें मैं तुम्हारे साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि वो चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। अगर वो चीजें बाहर आ गई तो हमारे सिपाहियों की जान भी जा सकती है। तो मैं तुम्हें उतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी मैं बता सकता हूँ। जेनिन कहती है कि इतना भी आप मुझे क्यों बता रहे हैं। जैस्पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीजों को छापो ताकि दुनिया को पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, और खास करके अमेरिका के लोगों को। वॉर का नाम सुनने के बाद सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, मगर ये वॉर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जेनिन यहाँ पर कुछ बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, मगर फिर भी उसे सुनना पड़ेगा। वो जैस्पर से कहती है कि हमारे पास कितना समय है। वो कहता है कि बस 1 घंटा। अब यहाँ से हमारे सामने आता है अफगानिस्तान का दृश्य। यहाँ पर हम अमेरिका के एक एयरबेस को देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे सिपाहियों को रखा गया है। यहाँ पर 2 सिपाही हैं जिनका नाम है फिंच और रॉड्रिगेज। यहीं पर इनका सीनियर है जो इन दोनों को कहता है कि अपनी टीम्स को तुम लोग इकट्ठा करना शुरू करो, जल्दी ही हम बाहर भेजने वाले हैं तुम्हें मिशन पे। फिर वो पूरी सिचुएशन बताता है कि अलकायदा और तालिबान, इन सब की टुकड़ी को हमने बहुत ही छोटा कर दिया है। पहले इनके पास जितने लोग थे अब वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है, मगर बुरी बात यह है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे लिए खतरनाक है, जिन्हें अब हमें जड़ से मिटाना है। वो नक्शे पे दिखाने के बाद एक जगह के बारे में बताता है कि यहाँ पर अलकायदा वाले हैं और वो एक नई टुकड़ी को तैयार कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर अगल बगल में कोई भी नहीं है। सारे लोग वहाँ के लोगों पर जागती कर रहे हैं। वो घर घर जाते हैं और उनके बेटे को उन लोगों से छीन लेते हैं ताकि अपनी टुकड़ी में उन्हें शामिल कर सके। मगर इस चीज को हम ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ पे जाके पहुँचो और 8000 फीट पे अपने कैंप को लगाओ और सारी चीजों पे नजर रखो। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम वहाँ पर एयर स्ट्राइक करेंगे। अब सब लोग अपनी टीम को तैयार करने में लगे हुए हैं। अब हमारे सामने आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दृश्य। यहीं पर हम देखते हैं प्रोफेसर स्टीफन मैली को, जिनके साथ उनका एक स्टूडेंट भी है जिसका नाम है टॉड हेस। टॉड स्टीफन के ऑफिस में आता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब स्टीफन उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन यहाँ पर चिंताजनक बात यह है कि तुमने पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 8 क्लासेस अटेंड किए हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और इसके लिए हम तुम्हें कॉलेज से निकाल भी सकते हैं। तब टॉड कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितने दिन क्लास आता हूँ, अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो। स्टीफन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं पहला ऑप्शन तुम्हें बताना चाहता हूँ।
हूँ, जिसमें अब तुम्हें कभी भी क्लास आने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बी दे दूंगा। टॉड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बी क्यों चाहिए? तब स्टीफन कहता है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि अब से तुम्हें सारे के सारे क्लासेस अटेंड करने हैं और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे कॉलेज में मेरे 2 फेवरेट बच्चे हैं जिनमें पहले तुम हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। टॉड मुस्कुराता है और मान जाता है। तभी फिर से हमारे सामने दृश्य आता है अफगानिस्तान का। हम सारे सिपाहियों को उनके चॉपर में देखते हैं जो अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं जहाँ की उन्हें कैंप लगाना है। सब बहुत ही शांत है। फिंच और रॉड्रिगेज दोनों गेम खेल रहे होते हैं ताकि वो और भी ज्यादा शांत हो सके। तभी दूसरी तरफ जैस्पर को देखते हैं हम, जो अभी भी इंटरव्यू दे रहा है जेनिन के सामने, और वो उसे बताता है कि आखिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अफगानिस्तान में जितने भी हाई ग्राउंड्स हैं वो उन सारी जगहों पे कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ से नजर रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर उन लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया और अपने कैंप्स बना दिए तब उन्हें हर तरफ की खबर मिलती रहेगी कि कौन सा दुश्मन कहाँ से आगे बढ़ रहा है। तब वो उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। जेनिन को इस प्लानिंग पे शक होता है मगर जैस्पर उसकी बात नहीं सुनता और वो आगे की चीजों को एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। जैस्पर एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि आखिर ये लोग क्या करेंगे। ये एक रास्ता बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान और इराक के बीच में। ईरान से इनके ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं थे और इन्हें पता है कि ईरान इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसीलिए अब इनकी नजर पड़ी हुई है इराक पे और इसके लिए इन लोगों ने न्यूक्लियर हथियार भी बनाना शुरू कर दिया है। जैस्पर सारी चीजें बताता है कि ईरान कितना खतरनाक हो चुका है, अब वो लोग भी न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा रहे हैं। अगर लड़ाई हुई तो अमेरिका भी खतरे में आ सकता है और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लोगों की सुरक्षा। हम किसी देश को भी ऐसा नहीं करने देंगे कि वो हम पे हमला कर सके, इसलिए हम उनसे एक कदम आगे चलते हैं। वो क्या सोचने वाले हैं उससे पहले हम उनके ऊपर कार्यवाही कर देते हैं ताकि हम तक कभी भी कोई भी बात ना आए। जेनिन कहती है कि आप लोगों का मिशन कब स्टार्ट हो रहा है? जैस्पर कहता है कि वो 10 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हम सारे सिपाहियों को चॉपर में देखते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तभी इन्हें पहाड़ के ऊपर एक हथियार नजर आता है। रॉड्रिगेज सबको इतला करता है और बताता है कि ये क्या है। तब एक सिपाही आकर के एक्सप्लेन करता है कि रात में हमने यहाँ पर ड्रोन्स को भेजा था, उन लोगों ने पूरे एरिया को स्कैन किया। तब हमें पता लगा कि हथियार हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। वो मॉडल भी बताता है कि हथियार कितना पुराना है, लेकिन रॉड्रिगेज कहता है कि हमें इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी हथियार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो कभी भी हमें चोट पहुंचा सकता है। हमें इसे पहले ही तबाह कर देना चाहिए था। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी उस हथियार से गोलियां चलने लगती है। एक एक करके वो लोग चॉपर को बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी अंदर सिपाही होते हैं ज्यादातर लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये चॉपर टूट चुका है। जैसे ही टर्बुलेंस होता है रॉड्रिगेज गिर जाता है नीचे। फिंच को एहसास होता है कि अगर वो प्लेन के अंदर रहा तो उसका भी यही हश्र होने वाला है और नीचे चारों तरफ बर्फ है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए कूदता है नीचे और पूरा का पूरा चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन और टॉड फिर से बात कर रहे हैं। स्टीफन अपने 2 और स्टूडेंट्स के बारे में बताता है और वो स्टूडेंट्स कोई और नहीं बल्कि रॉड्रिगेज और फिंच ही है जो अभी अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहे हैं। टॉड जैसे जैसे उनकी कहानियां सुनता है वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है। तब स्टीफन उसे पूरी बात समझाता है कि आखिर वो कहानी सुना क्यों रहा है और टॉड की गलतियां क्या है। वो कहता है कि जिस तरीके के तुम स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हो, मगर एक वक्त के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें नजर आती हैं जो तुम्हें बागी बना देंगी और तुम्हारा खुद का ज्ञान ही तुम्हें बर्बाद कर देगा और मैं ये नहीं चाहता। मैंने ये पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट में देखा है जो अपने आप को खुद बर्बाद कर लेते हैं। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल अच्छी जगहों पे नहीं करते बल्कि नफरत के लिए करते हैं। तभी कहानी फिर से चली आती है अफगानिस्तान में। हम दोनों को गिरे हुए देखते हैं जमीन पे। सबसे पहले फिंच को होश आता है। वो चारों तरफ देखता है और आवाज लगाने लगता है रॉड्रिगेज को, मगर रॉड्रिगेज का कोई भी जवाब नहीं आ रहा। फिंच को एहसास होता है कि वो बहुत दूर फंसा हुआ है। अगले 3 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो यहीं पर फंसा रहेगा और उसका पैर भी फंस गया है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है रॉड्रिगेज पे। वो देखता है कि वो होश में आ चुका है और हिल डुल रहा है। तब वो जाने लगता है उसकी तरफ। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो बाकी लोगों की क्लास लगा रहा है और सबके ऊपर चिल्ला रहा है कि ये सारी चीजें कैसे हुई। इन लोगों ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। अपने सिपाहियों को भेजने से पहले इन्हें सारी चीजों को ध्यान से देखना चाहिए था। दूसरी तरफ जेनिन इंटरव्यू ले रही है जैस्पर का। वो उसे बताती है कि अगर मैं पुराने सारे युद्धों का इतिहास देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी इतना ज्यादा काम आने वाली है। तो देश के भविष्य के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि इस मिशन को यहीं पर रद्द कर दिया जाए। जैस्पर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस इंतजार करो, अच्छी खबर बहुत ही जल्द आएगी। तुम्हें पता भी नहीं कि क्या हो सकता है। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आ गया तो सबसे पहले तालिबान का कब्जा होगा अफगानिस्तान पे। तालिबान दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उनकी अलग ही प्लानिंग है। सबसे पहले वो इराक को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर बारी आएगी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की वो ऐसी हालत कर देंगे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। तब बारी आएगी ईरान की। उन्हें पता है कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है और ईरान तक अगर वो पहुंच गए तब फिर कोई नहीं बचेगा। और हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य बेहतर हो सबका और किसी भी गलत आदमी के हाथ में ताकत ना आए। जेनिन सारी चीजों को नोट करने के बाद कहती है कि आपकी सारी बातें मैं समझ गई और कहीं ना कहीं आपकी बातें वाजिब भी हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान के अंदर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं और वो हमला क्यों कर रहे हैं? अफगानिस्तान ने तो हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया। तभी हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है। हम रॉड्रिगेज और फिंच को देखते हैं जो इस बर्फ में जम रहे हैं। फिर भी उन लोगों ने अपने अपने
हथियारों को तैयार रखा है कि अगर कोई भी दुश्मन आए तो वो लोग हमला करें। कैप्टन भी उन्हें मॉनिटर कर रहा है कि इनके जो बचे हुए सिपाही हैं वो कहाँ पे हैं और कैसे ये लोग उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। तभी हम स्टीफन को देखते हैं जो टॉड को बताता है अपने दोनों स्टूडेंट्स के बारे में। वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा प्रभावित रोड्रिगेज और फिंच से इसलिए हुआ था क्योंकि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, वो एक्शन लेते थे और बहादुर लोग यही करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने देश को कमजोर नहीं बताया, बल्कि देश की ताकत बढ़ाने के लिए उन लोगों ने एयरफोर्स को ज्वाइन किया। टॉड को यही बात बताता है कि तुम बहुत कंप्लेन करते हो और इस चीज को ध्यान में रख करके तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि अगर तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। तभी हमारे सामने फिर से अफगानिस्तान का दृश्य आता है। फिंच रोड्रिगेज से बात कर रहा है। रोड्रिगेज बहुत ही ज्यादा दर्द में है। वो उसे कहता है कि अपने पैरों को हिलाना डुलाना शुरू करो ताकि मैं उन्हें देख सकूं। रोड्रिगेज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो जैसे ही पैर हिलाता है, फिंच की नजर पड़ती है जख्म पे। जख्म देख करके ऐसा लगता है कि कहीं रोड्रिगेज दोबारा चल भी ना पाए। दूसरी तरफ जेस्पर अभी भी जेनिन से बात कर रहा है। वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर के बताती है कि दूसरे सेनेटर का कॉल आ रहा है और ये कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेस्पर को कॉल लेना पड़ेगा। जेस्पर जेनिन को कहता है कि बस मैं थोड़ी देर में आया। वो चला जाता है कमरे से बाहर। तब जेनिन चारों तरफ घूमने लगती है। उसकी नजर पड़ती है यहाँ के सारे फ्रेम्स पे। वो देखती है कि जब यहाँ पर जेस्पर पहली बार सेनेटर बना था तब उसने उसका इंटरव्यू लिया था और जितनी भी चीजें जेनिन ने जेस्पर के बारे में छापी हैं उसने उन सारी चीजों को यहाँ पर फ्रेम करके रखा है। तभी हम फिंच को देखते हैं जो यहाँ पर खुदाई कर रहा है, एक गड्ढा बना रहा है ताकि उन्हें कोई भी ना देख सके। और रोड्रिगेज उसे समझाता है और कहता है कि शांत रहो, जितना हो सके शांत रहो। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और उस समय का दृश्य आता है जब रोड्रिगेज और फिंच दोनों स्टूडेंट हुआ करते थे स्टीफन के। स्टीफन ने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिया था। ये दोनों जब स्टेज पे आते हैं और प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं तब एक लड़का बार बार उन पे कमेंट करता है और डिस्टर्ब करने लगता है। फिंच घबरा जाता है। तब रोड्रिगेज उसे कहता है कि सांस लो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर रोड्रिगेज बोलना शुरू करता है और एक वक्त के बाद ये दोनों अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि हमने निश्चय किया है कि हम वॉलंटियर करेंगे एयरफोर्स के लिए। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी कंट्री के लिए। अगर हम अपने देश के लिए कुछ सबसे बड़ा कर सकते हैं तो ये यही है। इन बातों को सुनने के बाद स्टीफन इन दोनों को लेकर के जाता है अपने कमरे में और कहता है कि तुम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। कॉलेज के बाद तुम्हें कोई भी बढ़िया और कॉलेज मिल जाएगा और किसी भी फील्ड में तुम लोग करियर बना सकते हो। फिर भी तुम लोग सेना में क्यों जाना चाहते हो? तब वो लोग कहते हैं कि आपने युद्ध के हालात देखे होंगे और आगे और भी युद्ध हो सकते हैं। हम उसी के लिए सेना में जाना चाहते हैं ताकि देश की मदद कर सकें। तब यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टीफन भी एक सिपाही है। उसने वियतनाम में वॉर लड़ी थी। वो जानता है कि युद्ध कैसा होता है, उसे असली सच्चाई पता है, मगर फिर भी वो इन दोनों को इंटरप्ट नहीं करता। वो ना ही हाँ बोलता है और ना ही ना बोलता है। फिर से कहानी चली आती है अफगानिस्तान में। हम इन दोनों को देखते हैं जिन्हें लगता है कि इनकी तरफ कोई आ रहा है। तभी जेस्पर वापस आ जाता है जेनिन के पास। तभी वो देखता है कि उसका फोन बज रहा है। ऑफिस का फोन वो जैसे ही उठाता है उसे जनरल की आवाज सुनने को मिलती है। जनरल सारी बातें बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है अफगानिस्तान में। जितने भी सिपाहियों को भेजा जा रहा था वो अपनी लोकेशन तक नहीं पहुंच पाए। बीच में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस खबर को सुनने के बाद जेस्पर परेशान हो जाता है क्योंकि यह खबर बहुत ही दुखद है। इन लोगों ने बहुत सारे सिपाहियों को खो दिया। वहीं रोड्रिगेज और फिंच दोनों की नजर पड़ती है दुश्मनों पे। तब ये लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सामने से भी गोलियां चल रही हैं। सामने जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये सिर्फ 2 लोग हैं और दोनों के दोनों घायल हैं। कैप्टन को भी पता लगता है कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है और इनके जितने भी बचे हुए सिपाही हैं शायद उन पर दुश्मनों का हमला हो गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे उन्हें रेस्क्यू करें। तभी हम जेस्पर को देखते हैं। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ करके रख दिया है। जेस्पर कहता है कि किसी भी देश के सिपाही क्यों ना हो, वो सिर्फ भलाई चाहते हैं। वो लड़ते हैं बुरे लोगों से और बुरे लोग कौन है? जो छोटी छोटी टुकड़ी बनाते हैं। और वैसे ही कुछ टुकड़ियां हैं अफगानिस्तान में जो मार रहे हैं हमारे लोगों को, उन लोगों को जो सबसे ज्यादा बहादुर है। मेरे में और तुम्हारे में या किसी और में, हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि हम देश के लिए जान दे सके और ना ही हम उन्हें बोल सकते हैं लड़ने के लिए। मगर जो लोग देश का यूनिफॉर्म पहनते हैं उन्हें हर बार ऑर्डर मिलता है और हर ऑर्डर में उन्हें पता है कि उनकी जान भी जा सकती है। इन बातों को सुनने के बाद जेनिन भी सारी चीजों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है और शायद फिर से सिपाहियों की जान गई है, जिससे ये सारे लोग परेशान हैं। जेनिन और सवाल नहीं पूछना चाहती। वो जाने लगती है और जेस्पर भी उसके साथ निकल जाता है। तभी हम फिर से रोड्रिगेज और फिंच को देखते हैं। इन पर चारों तरफ से गोलियां बरस रही हैं। इनके अगल बगल में बॉम्ब भी फट रहे हैं। अब ये दोनों शांत हो गए और इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें आकर के सरकार बचा ले। ये गोलियां भी नहीं चला रहे। इन्हें पता है कि दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि चाहे कुछ कर लें ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी हम स्टीफन को देखते हैं जो टॉड को बताता है कि आखिर क्या अंतर होता है एक्शन लेने में और लोगों को गालियां देने में। वो लोग जो सिर्फ सरकार को गालियां देते हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते। टॉड कहता है कि मेरी भी अपनी थिंकिंग है इन चीजों के बारे में। यहाँ पर कुछ चीजें इतनी ज्यादा करप्ट हैं कि चाहे आप कुछ भी कर
कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश का कोई फायदा नहीं है, जिसका मतलब ही अंत में फेल होना है। आपकी जान चली जाएगी मगर कुछ नहीं बदलेगा। स्टीफन कहता है कि यही चीज तो लोगों को अलग बनाती है। एक वो इंसान है जो बहाने बना करके कोशिश नहीं करना चाहते, और एक वो इंसान है जो किसी भी कीमत पे कोशिश करना चाहते हैं। कोशिश ही बदलाव ला सकती है। तभी हम जेनिन को देखते हैं जो आती है अपने ऑफिस में। जब उसका बॉस उसके नोट्स को देखता है तो उसे एक ही शब्द नजर आता है, और वो है व्हाटएवर इट टेक्स। वो कहता है कि बाकी की कहानी कहाँ है। जेनिन कुछ बोल नहीं पाती और कहती है कि जब मैं वहाँ पर ऑफिस में थी तभी नए मिशन की शुरुआत हो गई, और शायद वो मिशन ठीक से नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि जेस्पर इस्तेमाल कर रहा है सारी चीजों का ताकि वो व्हाइट हाउस तक पहुंच सके। उसका बॉस कहता है कि तुम ऐसे ही जेस्पर पर इल्जाम नहीं लगा सकती अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जितनी भी चीजें तुम्हें जेस्पर ने बताई हैं उन सारी चीजों को छापो। मगर जेनिन ये नहीं करना चाहती। उसे पता है कि युद्ध कितना ज्यादा मुश्किल चीज है, और जितने भी सिपाही वहाँ पर हैं वो उनके बारे में कुछ भी नहीं छापना चाहते। उसे पहली बार एहसास हुआ है कि उनकी जान कितनी कीमती है, और जितनी भी चीज सिपाही कर रहे हैं। उसका सीनियर कहता है कि या तो तुम स्टोरी को छापोगी या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। दूसरी तरफ रॉड्रिगेज और फिंच ये दोनों देखते हैं कि अब दुश्मन चल करके उनके पास आने वाले हैं। तब उन्हें दोबारा गोली चलानी पड़ती है। दूर से ये लोग उन्हें नजर नहीं आ रहे, मगर सारे के सारे दुश्मन इनके करीब आ गए। तब वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनके पास आखिरी मौका यही है अपनी जान बचाने का कि वो गोलियां चलाएं। तभी हम स्टीफन को देखते हैं जो टॉड को समझा रहा होता है कि तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी सोच थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई उसके बारे में सोचो। इतना कह के वो जाने लगता है और कहता है कि इसके बारे में तुम सोचना। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉड्रिगेज और फिंच को। ये अब हार मान चुके हैं। इनकी लगभग गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। इन्हें पता है कि किसी भी वक्त इनकी जान जा सकती है। तब रॉड्रिगेज फिंच को कहता है कि तुम अभी भी चल सकते हो, मुझे छोड़ो और जाओ। मैं भाग नहीं पाऊंगा लेकिन तुम भाग सकते हो। फिंच कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा। वो खुद खड़ा होता है और अपने साथ साथ रॉड्रिगेज को भी खड़ा करता है, और वो चलने लगते हैं। मगर अब वो लोग निशाने पे हैं दुश्मनों के। चारों तरफ से गोलियां चलती हैं और इन दोनों की मौत हो जाती है। जेनिन भी आती है अपने ऑफिस से बाहर और चारों तरफ देखने लगती है। उसे भी खबर मिली है कि फिर से सिपाहियों की जान गई है। उसकी नजर पड़ती है उन सारे सिपाहियों के कब्र पे जिन्होंने अब तक अपनी जान गंवाई है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इन सारे लोगों ने अपने देश के लिए जान गंवा दी। उन्हें ये बात पता थी कि उनकी जान जा भी सकती है, फिर भी उन लोगों ने लड़ाई की अपने देश के लिए। टॉड भी इस खबर को देखता है टीवी पे, और उसे भी समझ में आता है कि स्टीफन उसे क्या कहना चाहता था। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।